आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम एवेपोरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और जिन सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उसमें शामिल है एवेपोरेशन की डेफिनीशन, एवेपोरेशन की रिक्वायरमेंट्स और वोलेटिलिटी का एवेपोरेटर्स में क्या रोल है और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से एवेपोरेशन का प्रोसेस इफेक्ट होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने लेक्चर की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगा। मेरी हर लेक्चर में यही कोशिश होती है कि जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाए वो सिंपल, ऑथेंटिक और टॉपिक से रिलेटेड हो और उम्मीद है मेरे लेक्चर स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। आज की वीडियो में हम इवेपोरेटर को डिस्कस करेंगे और इवेपोरेटर एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इसके दो इम्पोर्टेंट फंक्शन से लगा सकते हैं। पहला फंक्शन तो यकीनन आपके माइंड में होगा कि इसकी मदद से आप डाइल्यूट प्रोडक्ट से अनवांटेड लिक्विड को निकाल कर कंसंट्रेट बना सकते हैं और बनने वाला ये कंसंट्रेटेड लिक्विड मोर इफ़ेक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है और इसको ईज़िली स्टोर किया जा सकता है। और दूसरे फंक्शन के मुताबिक एवेपोरेटर की मदद से रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कूलेंट का टेम्परेचर इतना डिक्रीज़ कर दिया जाता है कि वो थोड़ी से थोड़ी हीट भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जो रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है, यानी कि कूलिंग प्रोवाइड करता है। इवेपोरेटर एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है और आप इन डायग्राम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है और मुख्तलिफ़ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल है। और यहाँ पे आप इन डायग्राम्स को ऑब्ज़र्व करें तो मुख्तलिफ़ टाइप्स के एवेपोरेटर्स होते हैं और ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं और हम इस लेक्चर में और आने वाले कुछ लेक्चर्स में इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इवेपोरेटर एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है और इसके अंदर होने वाला ऑपरेशन एक यूनिट ऑपरेशन है जिसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता। ये सिर्फ एक सेपरेशन प्रोसेस है और एवेपोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए एक सॉल्यूशन से लिक्विड को रिमूव किया जाता है और इसके अलावा सस्पेंशन से भी लिक्विड को रिमूव किया जा सकता है और इसके अलावा एमल्जन से भी लिक्विड को रिमूव किया जा सकता है। और ये सब काम होते हैं बॉयलिंग पे, यानी कि जब उन लिक्विड का बॉयलिंग पॉइंट आएगा तो तब वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक लफ्ज़ होता है इवेपोरेशन और एक होता है वेपोरेशन। तो जो वेपोराइजेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, लेकिन जो इवेपोराइजेशन है ये हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे ही होती है। और इवेपोरेशन में जो ई का जो अल्फ़ाबेट है ये इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और जो भी काम इक्विपमेंट में हम करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें बॉइलिंग पॉइंट तक उसको ले जाना पड़ेगा, तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इस का जो रिज़ल्ट है वो ये है कि ये एक थर्मल सेपरेशन प्रोसेस है या एक थर्मल कंसंट्रेशन प्रोसेस है, यानी हीट की मदद से कंसंट्रेशन भी की जा सकती है और सेपरेशन भी। इवेपोरेशन का एक जनरल प्रिंसिपल है और इस डायग्राम में इसको समझाया गया है। यहाँ पे जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ये एक मेटालिक शीट है, इसके एक साइड पे लिक्विड है, दूसरी साइड पे स्टीम है और जब ये स्टीम इस लिक्विड को एनर्जी प्रोवाइड करती है तो यहाँ से वेपर बनते हैं और इस तरह इवेपोरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अगर हम
एवेपोरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो इस टेक्नोलॉजी से हमारी दो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। पहली ये कि एवेपोरेशन के प्रोसेस में प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखा जाए और दूसरा ये कि प्रोडक्ट को डैमेज होने से भी बचाया जाए। तो हमारी ये दो रिक्वायरमेंट किस तरह पूरी हो सकती हैं, वो इस तरह कि एक तो ये कि जब बॉयलिंग के लिए टेम्परेचर दिया जाता है तो वो टेम्परेचर कम से कम हो, और दूसरा ये कि फीड को कम से कम टाइम के लिए एवेपोरेटर में रखा जाए। अभी तक की गई डिस्कशन की समरी और डेफिनेशन ये है कि एवेपोरेशन एक कॉमन इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और ये प्रोसेस एक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को निकालने के काम आता है, और सॉल्वेंट निकल जाने के बाद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बचता है, और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रोडक्ट भी हो सकती है और वेस्ट भी हो सकता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि एवेपोरेशन का प्रोसेस लिक्विड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इस सेपरेशन की रीज़न वोलेटिलिटी है। और वोलेटिलिटी का मतलब है कि एक सब्सटेंस कितनी जल्दी लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होता है। वोलेटिलिटी का प्रोसेस हीट की वजह से कंप्लीट होता है, और सब्सटेंस को जैसे जैसे हीट मिलती जाएगी लेस वोलेटाइल कंपोनेंट फेज चेंज करके वेपर में कन्वर्ट होंगे, और इस तरह वेपोराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कम से कम टेम्परेचर पर लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स वेपर बनते हैं। इसका मतलब है कि वो कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, और इस तरह वो कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कहलाते हैं, और ये ज़्यादा टेम्परेचर पर अपनी फेज चेंज करके वेपर में कन्वर्ट होते हैं। और पहले लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स और फिर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और वेपोराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और जैसे ही वेपोराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वेपर्स इसमें से निकलेंगे और इनको फिर कंडेंसर में भेजा जाएगा। जैसा कि आप जान चुके हैं कि इवेपोरेशन का प्रोसेस लिक्विड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इस सेपरेशन की रीज़न वोलेटिलिटी है। और वोलेटिलिटी का मतलब है कि एक सब्सटेंस कितनी जल्दी लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होता है। अगर हम वोलेटिलिटी को थोड़ा एक्सप्लेन करें तो आप इसको एवेपोरेशन के प्रोसेस से इस तरह समझ सकते हैं कि एवेपोरेशन के प्रोसेस में जब लिक्विड को हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और जो स्टार्ट में वेपर्स बनते हैं वो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स के वेपर्स होते हैं, और जो कुछ टाइम बाद बनते हैं यानी आखिर वाले जो वेपर्स होते हैं उनको मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स के वेपर्स कहा जाता है। और इनका जो फ़र्क है वो ये है कि जो उस सॉल्यूशन में मौजूद कंपोनेंट्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले बुखारात में कन्वर्ट होते हैं, इस वजह से उनको लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स कहते हैं, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं। इवेपोराइजेशन के प्रोसेस से जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो गैशियस फॉर्म में होती है, और इस गैशियस प्रोडक्ट को हम कंडेंसर में लेके जाते हैं, वहाँ पे इसको कंडेंस करते हैं, इसकी फेस चेंज हो जाती है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इस लिक्विड की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन गैस के मुकाबले में इजी होती है। तो अगर जो हम इवेपोराइजेशन का
प्रोसेस कर रहे हैं उसमें जो सॉल्वेंट है वो अगर वाटर हो तो फिर वो ऑफ कोर्स स्टीम में कन्वर्ट होगा और इस स्टीम को हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं एनवायरनमेंट में और इससे हीट को रिकवर भी कर सकते हैं। और अगर जो वेपराइज होने वाला जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं है, कोई और केमिकल है, तो उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। यकीनन आप एवेपोरेटर की केमिस्ट्री को समझ चुके होंगे और अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस में ये एवेपोरेटर प्रॉपर काम नहीं करते। तो पहली जो कंडीशन है वो है हाई बॉइलिंग टेम्परेचर। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर से अवॉइड किया जाता है। तो जब भी हाई बॉइलिंग टेम्परेचर होगा तो हमारी प्रोडक्ट डैमेज होने का ख़तरा होता है और हमें प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि एवेपोरेटर अपना प्रॉपर रिज़ल्ट हमें नहीं दे पाएगा। तो दूसरा पॉइंट है विस्कस सब्सटेंस। तो जब भी विस्कस सब्सटेंस की वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होता और ना ही हमें प्रॉपर रिज़ल्ट मिलता है। और थर्ड है फाउलिंग। अगर फीड के अंदर सॉलिड सब्सटेंसेस मौजूद हों और वो उस इक्विपमेंट की दीवारों पे अंदर जाके चिपक जाएं और लेयर्स की सूरत में वहाँ पे जो है जमा हो जाएं तो फिर हीट ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम पैदा होगा। और इस वजह से अगर फाउलिंग है तो तब भी एवेपोरेटर्स अपना प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। और इसके अलावा हीट सेंसिटिव लिक्विड्स की दफ़ा भी एवेपोरेटर जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती रहती है, तो हीट सेंसिटिव लिक्विड्स की इवेपोरेशन के लिए भी कुछ ख़ास एवेपोरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। और इन एवेपोरेटर्स में शामिल है वैक्यूम एवेपोरेटर, प्लेट एंड फ्रेम एवेपोरेटर्स और एजिटेटेड टाइप एवेपोरेटर्स शामिल हैं। अपने YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 600 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।